सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 1 में कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो किसको बोलते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के रिगार्डिंग हम किसी रिएक्शन के स्पीड के बारे में जानेंगे कि एक रिएक्शन किस स्पीड से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, यानी उस रिएक्शन का स्पीड क्या है। तो पहले लिखेंगे, तो हम इस केमिकल काइनेटिक्स को 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। पहला पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट में हम इसमें देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। Chemical kinetics is a branch of science in which a study about chemical kinetics is a branch of science in which a study about किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का रेट क्या है, स्पीड क्या है। रेट बोले तो स्पीड। सेकेंड हम इसमें स्टडी करेंगे कि रेट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी इस पूरे टॉपिक में, यानी केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग और हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोला जाए। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे पहले जो रिएक्शन है उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके बेसिस पे, तो नीचे लिखेंगे बेस्ड ऑन वेलोसिटी, बेस्ड ऑन वेलोसिटी, based on velocity, based on velocity, rate of reaction is classified into 3 type, into 3 type। पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि ऐसा रिएक्शन जो पलक झपकते प्रोडक्ट में चला जाए, एंड दोज रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तुरंत। दोज रिएक्शन which is completed in instant of time, यानी पलक झपकते ही रिएक्शन खत्म, इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एसिड और बेस का रिएक्शन, तुम लैब में जाओगे, एसिड और बेस को मिलाओगे, तुरंत सॉल्ट बन जाएगा देखते देखते। जैसे HCl में अगर तुम मिला दोगे NaOH, तो ये तुरंत देखते देखते NaCl बन जाएगा प्लस वाटर। तो दिस वन इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन।
हम प्रिसिपिटेशन के बारे में बात करते हैं, पीपीटी। अगर मान लो AgNO3 है और हमने इसको NaCl में मिला दिया कि देखते देखते AgCl और NaNO3 यानी प्रिसिपिटेट बन जाता है देखते देखते। तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन का बनना, एसिड बेस का रिएक्शन, दिस वन इज वेरी वेरी फास्ट। तो हम इसको बोलते हैं कि ये वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी इसको कंप्लीट होने में इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी हम मिलाए नहीं रिएक्टेंट को, तुरंत प्रोडक्ट बन गया। तो स्पीड के बेसिस पे पहला टाइप हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकेंड हम बात करेंगे मॉडरेट रिएक्शन का। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, those reaction which is completed, those reaction which is completed in the measurable, in the measurable टाइम, यानी कुछ टाइम में, नहीं तो ज्यादा फास्ट है और नहीं तो ज्यादा स्लो है, यानी एक मेजरेबल टाइम है। दो रिएक्शन व्हिच इज कंप्लीटेड इन मेजरेबल टाइम, दैट इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। जैसे मान लो शुगर है और इसको हम अगर वाटर में डालते हैं तो ये ग्लूकोज बनता है और फ्रूटोज बनता है। तो दिस वन इज ए दिस वन इज ए मॉडरेट रिएक्शन, यानी एक मेजरेबल टाइम में होगा, मॉडरेट रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। और तीसरा रिएक्शन होता है स्लो रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन, दोज रिएक्शन which is completed in very long time, which is completed in very long time, जो बहुत टाइम के बाद वो कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन पे जंग लगना, ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे जंग लगता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में जंग लग गया या रस्ट हो गया, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो इस तरह से हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। खास बात यह है इस टॉपिक में जब हम स्पीड के बारे में बात करेंगे तो ना तो वहां पर हम ऐसा रिएक्शन लेंगे जो बहुत फास्ट हो रहा है, यानी उसमें टाइम मेजर ही नहीं हो पा रहा है, और नहीं तो हम ऐसा रिएक्शन लेंगे कि जो बहुत स्लो हो रहा है, जिसमें कि बहुत टाइम के बाद वो कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए जो केमिकल काइनेटिक्स होता है, केमिकल काइनेटिक्स फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर मॉडरेट रिएक्शन, यानी हम केवल केमिकल काइनेटिक्स में मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, बाकी हम स्लो के लिए और फास्ट के लिए हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये पलक झपकते ही हो जा रहा था और ये आंख खोले खोले ये नहीं हो पाएगा। तुम 10 दिन आंख खोल के भी रखोगे ना तो ये रिएक्शन जल्दी नहीं होगा। तो इसमें फास्ट वाला में पलक झपकते ही हो जा रहा था और इसमें सोए 10 दिन सोए भी रहेंगे तो नहीं होगा ये।
इसीलिए हमें केमिकल काइनेटिक्स में केवल और केवल रेट ऑफ रिएक्शन जो देखना है वो मॉडरेट के लिए देखना है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम ओनली डिफाइन फॉर मॉडरेट, हम केवल और केवल मॉडरेट के लिए ही डिफाइन करेंगे, बाकी के लिए डिफाइन नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बोला किसको जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में तो हमने देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं और अभी मॉडरेट रिएक्शन के लिए पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें रेट ऑफ रिएक्शन बोला किसको जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड, और फिजिक्स में स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन में कुछ ऐसा ही होगा, सॉरी केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होगा, बस डिस्टेंस की जगह पे आ जाता है यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो डिफिनेशन के लिए हम देखेंगे कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ, यानी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन concentration of reactant or product per unit time, the change in concentration of reactant or product per unit time, यानी जैसे उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते थे, तो यहां हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में शॉर्ट में लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए से बना बी, क्वेश्चन दे रहा है T इक्वल टू 0 पर ये 20 मोल था, 20 मोल पर लीटर था, 20 मोलर लिख देते हैं, और 10 मिनट के बाद ये 5 मोलर बचा, तो इसका स्पीड क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, तो 20 से 15 हो गया, तो कितना प्रोडक्ट में गया होगा 15, कितने टाइम में गया होगा 10 सेकेंड में या 10 मिनट में, जैसा होगा वैसा लेंगे, 10 सेकेंड होगा तो 10 सेकेंड लेंगे, 10 मिनट होगा तो 10 मिनट, यानी चेंज इन टाइम ये हो जाएगा 1.5। यूनिट के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा मोलारिटी, कंसंट्रेशन था, और ये टाइम इनवर्स, अगर सेकेंड में तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जैसे डिस्टेंस के जगह पे कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ वो आ गया, और कितने टाइम में चेंज हुआ वो आ गया, तो दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। जहां तक हम यूनिट के बारे में बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी। तो हम अगर यूनिट के बारे में लिखें तो यूनिट के बारे में क्या लिख सकते हैं, यूनिट के बारे में लिख सकते हैं मोल पर लीटर और अपॉन टाइम। अगर सेकेंड इनवर्स है तो सेकेंड इनवर्स लिखो, मिनट इनवर्स है तो मिनट इनवर्स लिखो, आवर्स इनवर्स है तो आवर्स इनवर्स लिखो, हमने टाइम इनवर्स लिख दिया सबके लिए। मोल पर लीटर को हम मोलारिटी भी लिख सकते हैं, तो मोलारिटी टाइम इनवर्स, मोलारिटी टाइम इनवर्स हम इसका यूनिट लिखेंगे, मोलारिटी टाइम इनवर्स कंसंट्रेशन सिर्फ मोलारिटी में ही लेंगे, यहाँ पे मोल पर केजी नहीं डिफाइन होता है, मोल पर लीटर डिफाइन होता है। मोल पर लीटर के लिए हम मोलारिटी ही लेते हैं, क्योंकि मोल पर केजी के लिए हमें फिर मोलारिटी, यहां पर मोलारिटी ही लेंगे, तो मोल पर लीटर
कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमने डिफिनेशन देखा रेट ऑफ रिएक्शन का कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन को नेक्स्ट बात पे हम समझते हैं। मान लो रिएक्शन है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो मान लो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट भर भर के है और प्रोडक्ट बनना अभी चालू हुआ है, अब धीरे धीरे प्रोडक्ट बन रहा है, तो समय के साथ रिएक्टेंट कम होगा। समय के साथ नहीं, नॉर्मलिटी नहीं लेते यहाँ पे, नॉर्मलिटी का कोई डिस्कशन नहीं होता है, सिंपल सा मोलरिटी देगा। जहां भी कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे वहां एक्चुअली नॉर्मलिटी किस लिए यूज होता है। नॉर्मलिटी जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है या जब तुम्हें रेडॉक्स का क्वेश्चन आते हैं तब नॉर्मलिटी यूज होता है, और सॉल्यूशन वाला में मोलालिटी यूज होता है क्योंकि वहां टेम्परेचर से लेना देना होता है, तो उस केस में मोलालिटी यूज होता है। बाकी हर जगह मोलारिटी यूज होता है। एसिड बेस और रेडॉक्स में नॉर्मलिटी यूज होता है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलालिटी यूज होता है, बाकी हर जगह मोलारिटी ही लेते हैं हम। तो रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट है, तो तुम अभी अभी मैं क्वेश्चंस दिया था यहाँ पे, क्या क्वेश्चन दिया था, ए से बना बी, टी इक्वल टू 0 पर ये 20 मोल था और टी इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद ये 5 बचा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें कि चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसा हमारा डिफिनेशन यही था ना कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन देखें तो कोई भी चेंज अगर हम निकालते हैं तो चेंज निकालने के लिए हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो कायदे से अगर बात करें तो 5 में से 20 को माइनस सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था और आंसर आना चाहिए था मतलब -15। फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए था ना। चेंज का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल थोड़ा होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि समय के साथ रिएक्टेंट कम होता है, समय के साथ उसका कंजप्शन होता है, उसका कंसंट्रेशन कम होता है। इसीलिए तो हम यहां लिखेंगे कि टाइम टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज। टाइम टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, और जब डिक्रीज होगा तो अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहां डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस लगा देंगे। माइनस इस बात को इंडिकेट करता है कि वो रिएक्टेंट है और वो समय के साथ बस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कोई बाकी इसका मीनिंग नहीं है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को हम लिखेंगे डेल्टा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। जैसे 20 से 15 हो गया तो कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, तो इसलिए तो जब तुम माइनस ले रहे थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो कायदे से बात करें तो -15 आना चाहिए था और ये इसीलिए माइनस लिया जाता है। यानी जब जब तुम्हें माइनस दिया जाए तो सोच लेना वो रिएक्टेंट के बारे में इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। और चेंज इन टाइम यानी कितने टाइम में चेंज हुआ, ये माइनस से इंडिकेट किया जाता है। अगर मान लो प्रोडक्ट के बारे में बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का क्या होगा, मान लो कोएफिशिएंट लगा होता तो रिएक्टेंट का रेट अलग होगा, प्रोडक्ट का रेट अलग हो सकता है, सेम भी हो। तो प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट जो है टाइम टू टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट टाइम टू टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टाइम टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, टाइम टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज।
समय के साथ ये बढ़ेगा, 0 से लेकर 20 हो जाएगा। तो अगर मान लो यही प्रोडक्ट है, ये 0 था, बाद में ये 15 हो गया, तो अगर मैं चेंज इन कंसंट्रेशन निकालूं तो 15 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट के पहले प्लस लगाया जाता है। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को हम डेल्टा से लिखेंगे, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे, और ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, और चेंज इन टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट के पहले माइनस लगाया जाता है क्योंकि समय के साथ वो कम होता है, और प्रोडक्ट के पहले प्लस लगाया जाता है क्योंकि वो समय के साथ बढ़ता है। तो इस तरह से रेट हम एक कंसंट्रेशन को निकालते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो टाइम टू टाइम रिएक्टेंट विल बी डिक्रीज, दैट्स व्हाई it will be represented by negative sign, and time to time product will be increased, that's why it is represented by plus sign। अब यहां पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। ये सब सारा टर्मिनोलॉजी में बता दिया कि माइनस कब लगाना है, प्लस कब लगाना है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन, चेंज और टाइम। हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं, और समझना यहाँ पे ध्यान से। एग्जाम्पल मान लो हमने लिया N2 प्लस 3H2, ठीक है, और ये बना 2NH3 अमोनिया। हम इसमें रिवर्सिबल वगैरह नहीं देखेंगे, ओनली फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि बैकवर्ड भी देखने लगेंगे, केवल फॉरवर्ड के लिए बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो अमोनिया बनाया जा रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया गया, अमोनिया बना। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये आपस में मिक्स होंगे, ये बनेगा, समय के साथ ये कम होगा, समय के साथ ये बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे कि पहला पॉइंट हम लिखेंगे रेट ऑफ, ध्यान से समझना यहां से, रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन बोले या हम डिसएपियर बोले, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो समय के साथ क्या होता है, कम होता है। तो रेट ऑफ कंजप्शन या डिसएपियर, रेट ऑफ कंजप्शन या डिसएपियर ऑफ N2। तो N2 का स्पीड कितना है इस रिएक्शन में, तो हम लिखेंगे चेंज, माइनस लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2। पहले लिखना सीखेंगे तब तो न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। तो पहले लिख लेंगे, डेटा हम नहीं दे रहे हैं, पहले लिखना सीखेंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को लिखेंगे डेल्टा से, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से, और चेंज इन टाइम, माइनस इस बात को इंडिकेट करेगा कि वो रिएक्टेंट है। सेकेंड बात, रेट ऑफ कंजप्शन और डिसएपियर ऑफ H2, समय के साथ H2 भी कम होगा, तो इसका कंसंट्रेशन कितना चेंज होगा, ये रिएक्टेंट है इसलिए पहले माइनस लगाएंगे, डेल्टा चेंज को बताएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम तीसरा, रेट ऑफ कंजप्शन या डिसएपियर ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन, यहां अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है या एपियरेंस हो रहा है, एपियर हो रहा है, यानी अमोनिया समय के साथ बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हम प्लस लगाएंगे, और अमोनिया को हम लिख देंगे NH3 अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर एक चीज, दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमने कोई कहीं पर कोएफिशिएंट यूज नहीं किया है, जबकि इसमें कोएफिशिएंट लिखा हुआ है। तो देखो यहां पर मैं तुम्हें दो क्वेश्चन का आंसर बताता हूं कि हमें कोएफिशिएंट कब लिखना है और कैसे लिखना है और कब नहीं लिखना है। तो पहले कोएफिशिएंट का मीनिंग समझ लो। मीनिंग कोएफिशिएंट का ये है कि जैसे मैं 8 आवर्स स्टडी किया, तो किसी ने मेरे को बोला कि तुम उससे 3 टाइम्स ज्यादा पढ़ रहे हो। तो 3 टाइम्स ज्यादा पढ़ रहे हो, ये बातें तब बोला जाएगा जब कोई मेरे सामने स्टडी कर रहा होगा, उससे कंपेयर किया जाएगा, तब ये बातें हमसे बोला जाएगा। बिना किसी के सामने हम, कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि मैं 3 टाइम्स ज्यादा पढ़ता हूं, क्योंकि 3 टाइम्स ज्यादा पढ़ने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में वो बातें किया जा रहा है। अगर किसी के रिस्पेक्ट में बातें नहीं किया जाएगा तो हम ऐसा बातें नहीं बोलते हैं। सेम टू सेम यहां पर जब कोएफिशिएंट तुम बोलते हो और मोल मोल एनालिसिस इस बात को करते आ रहे हो, क्या कि इसका 1 मोल रिएक्शन किया तो इसका 3 मोल किया, इसका 1 किया तो इसका 3 किया, यानी तुम विथ रिस्पेक्ट टू बातें कर रहे हो। और जब तुम विथ रिस्पेक्ट टू बातें करते हो तब उस समय कोएफिशिएंट का रोल होता है।
लेकिन हमसे बोला गया कि नहीं तुम अकेले कितना पढ़ते हो, तो ये बात अगर कोई बोले हमसे कि नहीं ये 3 गुना ज्यादा पढ़ता है, ये बात गलत है। हम अगर अकेले कितना पढ़े तो अकेले अगर बताया जाए तो वो बातें किसी से कंपेयर करके नहीं बोला जाता है। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2, यानी इसमें रिएक्शन में N2 का कंजप्शन किस स्पीड से हो रहा है, N2 किस स्पीड से कम हो रहा है, ये पर्टिकुलर बातें किया जा रहा है, ये किसी के रिस्पेक्ट में बातें नहीं किया जा रहा है। और जब ऐसा बातें किया जाएगा तो हम यहां पर कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं लाएंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, जब दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब हम बात करेंगे। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपियर हाइड्रोजन के लिए बातें किया जा रहा है। यहां अब हाइड्रोजन से नाइट्रोजन में कोई लेना देना नहीं, कोई कंपेयर नहीं करवा रहे हम, तो यहां पर हम कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं करेंगे। और अमोनिया किस स्पीड से बना, तो केवल अमोनिया के बारे में बातें किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं करेंगे। तो कहां करेंगे, ध्यान दो कहां करेंगे। अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या बात हो गई, अब ये तो नया टर्म आ गया। ये जो तुम रेट बताए ना, ये सेपरेट सेपरेट बताए तुमने कि नाइट्रोजन किस स्पीड से कम हो रहा है, हाइड्रोजन किस स्पीड से कम हो रहा है, ये बातें सेपरेट हो रही है। अमोनिया किस स्पीड से बन रहा है, ये बातें सेपरेट हो रही है। और ये बातें हो गई रिएक्शन का, कि ये रिएक्शन का स्पीड क्या है, तुम ये रिएक्शन का स्पीड नहीं है। हमने क्लास में बोला कि ये 8 घंटा पढ़ता है, इसका चाहे इसका मार्क्स इतना है, इसका मार्क्स इतना है, इसका मार्क्स इतना है। दिस वन इज ए पर्टिकुलर मार्क्स, क्लास का मार्क्स नहीं है। क्लास का मार्क्स का मतलब ये हुआ कि वो दूसरे ढंग से तुम कैलकुलेट करोगे। तो ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये पर्टिकुलर उस स्पीशीज को या रिएक्टेंट को कंज्यूम या फॉर्म होने का स्पीड है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन का रेट, कोई ज्यादा या कोई बड़ा नहीं। तो इस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस मतलब रिएक्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ध्यान देना, अब यहां पर ये लिखेंगे माइनस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब यहां पर सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि यहां पर हमने कोएफिशिएंट यूज भी किया और हमने डिवाइड भी किया। तो ध्यान देना, यहां से कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, कोएफिशिएंट का मीनिंग ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा रिएक्शन करता है एक से, यानी कि अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 3 मोल कंज्यूम होगा। यानी हम चाहते हैं दोनों का बराबर करना। अगर ये x कंज्यूम हो रहा है तो ये 3x कंज्यूम हो रहा है, हम चाहते हैं दोनों का वैल्यू बराबर करना, हम 3 से डिवाइड करेंगे तब जाके दोनों बराबर होगा। जैसे हमने बोला कि इसका एज 2 टाइम्स ज्यादा है इसके एज से, तो दोनों को अगर एज बराबर करना है तो जिसका ज्यादा होगा उससे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आगे से ध्यान रखना, ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू बातें किया जा रहा है, इसीलिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कोएफिशिएंट का यूज करेंगे, लेकिन यहां पर हम कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं, पर्टिकुलर निकालते हैं इसलिए। तो पर्टिकुलर में कहीं विथ रिस्पेक्ट टू बातें नहीं किया जाता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू बातें कर रहे हैं। और हम कोएफिशिएंट को हमेशा क्या कर देंगे, डिवाइड। माइनस तो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू, प्लस लिख देंगे 1/2। अब ये जब 1 कम हुआ तो ये 3 बना, सॉरी 2 बना, तो हम चाहते हैं दोनों का बराबर लिखना। तो कितना कंसंट्रेशन बना अमोनिया का और कितने टाइम में बना, तो कोएफिशिएंट्स हमने डिवाइड कर दिया। इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब सब बराबर हो गए। मान लो ऐसे नॉर्मल समझो कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, हम चाहते हैं सबको बराबर लिखना, तो कैसे लिखेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करो, इसमें 2 से डिवाइड करो, देखो सब 1 हो गया, इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोएफिशिएंट का यूज कब करना है और कैसे करना है। तो कोएफिशिएंट का यूज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय करना है। इनमें से तुम किसी का वैल्यू निकाल दोगे और रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा कि सब इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, पर्टिकुलर है ये। और हमेशा कोएफिशिएंट से तुम क्या कर देना, डिवाइड कर देना। माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिएक्टेंट, प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट। क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई सबको?
अब इसी पे तुमसे पहला वाला पार्ट मतलब लगभग खत्म है, मेन यही इसमें होता है पहला वाला पार्ट में, और इसी पे न्यूमेरिकल्स दिया जाता है। हाँ, इसके लिए रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, तुम्हें बैलेंस करने करके ही मिलेगा, ठीक है। बैलेंस करने कोई जरूरत नहीं है, आराम से वो बैलेंस करके दिया जाता है, क्योंकि उसमें नीट को ये नहीं चाहिए कि तुमसे टाइम कंज्यूम करवाए, चाहे वो कंसेप्ट चेक करेगा। So then we should consider the compound with coefficient 1, तो we have rate of appearance और disappearance, हाँ दोनों बराबर होंगे इस केस में। अगर सबका कोएफिशिएंट इक्वल है तो ये बराबर सब होगा, लेकिन कोएफिशिएंट 1 2 3 है तब बराबर नहीं होगा, अगर 1 होगा तो बराबर होगा। चलो ये बात समझ में आ गई सबको। तो माइनस क्या इंडिकेट करता है, रिएक्टेंट को, प्लस क्या इंडिकेट करता है, प्लस को, सॉरी प्रोडक्ट को। कोएफिशिएंट को क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर इक्वल कर देना है। बात समझ में आ गया। अब इसमें न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है डेटा देके, तो मैं तुमसे न्यूमेरिकल्स पूछूं, इतना पढ़ाने के बाद अब स्टार्ट करूं न्यूमेरिकल। तो इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल पूछूं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस तुमसे पूछता हूं। इतना जो पढ़ाया, देखते हैं किसका कितना दिमाग समझे हो तुम। तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इतना जो पढ़ाया इतना ही के बेसिस पे। अगर हमें अलग तरीके से बैलेंस किए तो अलग अलग आंसर आएगा। नहीं आंसर अलग अलग नहीं आएगा, वो कोएफिशिएंट मैच कर जाएगा, वो करवा देगा। ये नहीं कि मान लो तुम बैलेंसिंग करते समय अलग से बैलेंसिंग किए हो, तो ऐसा नहीं कि अलग से आंसर आएगा, नहीं, एक ही आंसर आएगा, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का एडजस्टमेंट हो जाएगा वो। और बैलेंस करके दिया जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं बता रहा हूं। चलो दिमाग लगाओ यहां पर, इतना मैं पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताना। पहला क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू +1/2 डेल्टा डी ए इक्वल टू -1/3 डेल्टा सी इक्वल टू 1/4 डेल्टा टी भी है, डेल्टा बी डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, फाइंड द रिएक्शन। रिएक्शन लिखो तुम, 4 ऑप्शन तुम्हें दिया जाएगा, जल्दी से बताओ रिएक्शन क्या होगा। तुम्हें यहां बैलेंसिंग का कोई रोल नहीं है, बैलेंसिंग तुम्हें करके दिया जाएगा, ठीक है। तुम ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, आंसर रिएक्शन बताओ क्या होगा, 4 ऑप्शन में रिएक्शन लिखा रहेगा। एक आंसर आया सुतार का, क्या बात है सुतार, बहुत दिन बाद जगे हो। मारो, निधि मारो का, मिक्का का। प्रगति नायक संस्कृति। चलो, ये लिखने का मतलब ये सीक्वेंस में जरूरी नहीं कि लिखा जाएगा। मत सोचना कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिखा हुआ है, मैं कई बार यही बात चिल्ला रहा था तुमसे कि माइनस विल इंडिकेट रिएक्टेंट, प्लस विल इंडिकेट प्रोडक्ट। तो यहाँ प्लस लिखा है, मतलब दिस वन इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। यहाँ माइनस लिखा है, दिस वन इज ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर बी लिखा है, तो दिस वन इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, और वहां पर माइनस लिखा है, तो दिस वन इज ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। अब है कोएफिशिएंट डिवाइड किया गया है, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, वहां पर 4 होगा, और वहां पर 1 होगा। ये रिएक्शन आया है।
3C+1D आया है सबका? किसी किसी का आया है? क्या किए विशाल कोहली? लास्ट आंसर ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रगति नायक 3C+D गिव्स 2A+B। अब देखो यही मैं बताया, इसमें विशाल कोहली गलत किया। ये कौन है? संस्कृति। 3C+D इसका सही है, और प्रगति का सही है। मिहिका का 3C+D 2A+4 भी सही है, और ये संस्कृति का गलत। संस्कृति तुम्हारा एसीसी सुतार का एक तुम क्या किए हो? निधि मारो 3C, इतना आंसर आया है, इनका सही है। 3-4 का आंसर सही, 2 का गलत है इसमें। तो बताओ इसमें इतना पढ़ाने के बाद दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैं तुम्हें, अब इसमें दिमाग तुम्हारा आईक्यू टेस्ट, मतलब 2 कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बनाना। अब ये बात थोड़ा तुम्हें टीचर सिखाएगा, जितना 2 ही बात तो बोलेगा कि माइनस रिएक्टेंट को बताता है और प्लस जो है वो प्रोडक्ट को बताता है, और कोएफिशिएंट से डिवाइड किया रहता है। तो माइनस ये थोड़े कि सीक्वेंस में लिखे, हम ये थोड़े ना बोले कि सीक्वेंस में लिखा रहेगा। फर्स्ट 2 हमें रिएक्टेंट लिखना है और फर्स्ट 2 प्रोडक्ट लिखना है, ऐसा थोड़ा हमने बोला था। तो रिएक्टेंट माइनस विल बी रिप्रेजेंट रिएक्टेंट एंड प्लस विल बी रिप्रेजेंट, वो यहां भी लिखा रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन है -2a अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू +3b अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू +2 डेल्टा सी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तुम इसके जल्दी से मेरे को रिएक्शन लिख के दिखाओ। चलो संस्कृति का आया, मीका का आया, निधि का आया, विशाल कोहली का आया। देखो रिएक्टेंट माइनस है ए, प्लस है बी, प्लस है सी, माइनस है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए। 2 है तो यहां क्या होगा 1/2, तभी तो कोएफिशिएंट को 1/1/2 लिखोगे, ये 2 बन जाएगा। बी में क्या है? बी में 3 है तो 1/3, सी में क्या है 1/2, और डी में क्या है कुछ भी नहीं, ये नहीं आंसर होगा। तुम इसको करके लिख के देखो, ऐसा आ जाएगा वो। तो हम पढ़ाए तो तुम यहां से इधर जाना, क्वेश्चन पूछ रहा इधर से इधर आना। तो पढ़ाया जाता है यहां से यहां, और क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से यहां। चलो आगे बात करें। A प्लस B फॉर्म 1.5 माइनस A अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस B अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1.5 C अपॉन डेल्टा टी। एक रिएक्शन है
एक्स ए प्लस वाई बी फ्रॉम जेड सी, फाइंड एक्स वाई जेड इन इंटीजर नॉट फ्रैक्शन। तुम्हें एक्स वाई जेड का वैल्यू इंटीजर में बताना है, डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं बताना है। ये कौन है संस्कृति? मैं पूछा हूं इंटीजर में बताना है, फ्रैक्शन में नहीं बताना। जेड क्यों बोल रहे हो 0.66? वो फ्रैक्शन में है। विशाल कोहली का आंसर सही आया, मिक्का गुजर का सही आंसर आया। जेड का सुतार जी, जेड 0.6 नहीं आएगा। मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे? फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, यानी डेसिमल में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इसमें पजल थोड़े भूलवा रहा हूं। चलो बनाया जाए क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? ए प्लस बी फॉर्म 1/1.5 इंटू सी। एक्चुअल में ही लिखना चाहिए ना। ए रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यही लिखना चाहिए। अब फ्रैक्शन को हटाना है, बस मैथमेटिकल दिमाग लगा तो हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दें? पहले तो तुम 1.5 से कर दो, इसका काम तमाम कर दो। 1.5 से कर दो मल्टीप्लाई, इसमें इसमें इसमें। फिर तुम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 करोगे तो 3 3 और ये आ जाएगा 2c। तो आंसर बताओ तुम लोग। कोई 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 भेजा है 2 2 2 3, तो मुझे बताओ आंसर 2 2 3 आएगा 3 3 2 आएगा? जो 2 2 3 लिखा है करके देख लो एक बार, ऐसा आ रहा है क्या उसका? करके चेक करो, क्रॉस चेक करो। तो कोई कोई भेजा है मेरे को 2 2 3। ये सब ऊपर तुम लोग। नहीं नहीं, हाँ विशाल ने भी भेजा है, विशाल कोहली। मिक्का भी भेजी है 2 2 3। क्या वो 2 2 3 होगा या 3 3 2 होगा? चेक करके देख लेते हैं। इसमें क्या है? 2a प्लस 2b और 3c। चेक कर लो। ये 1/2 a मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा हूं। माइनस इक्वल टू -1/2 b -1/3 c प्लस। अब ये क्या आ जाएगा? अच्छा इसमें करके देखो एक बार, आ रहा है क्या? 1/3 a -1/3 b और -1/2 c। अब तुम क्या करो, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्योंकि इक्वल है ना। इसमें भी 3 से कर दो, इसमें भी 3 से कर दो, इसमें भी 3 से कर दो, क्योंकि इक्वल है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 1 1, ये 1.5। अच्छा इसमें अगर सब में 2 से करोगे, सब में 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a b, और ये करोगे 2 से तो 2/3 आएगा, 0.6 आ जाएगा। गलत तुम्हारा आंसर है ये। हाँ जी। हॅलो सर, नमस्ते. मी कोल्हापूर शॉपिटो मधून बोलतोय.
जी बोलिए। सर शॉपरटॉप में आपका मेंबरशिप कार्ड है, उसमें आपका मेल आईडी अपडेट किया हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। अभी हम कर रहे हैं, आप हमें दे तो भी अच्छा होगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। ये तुम्हारा आंसर गलत है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 332। तो एक कंसेप्ट पे फंस गए तुम लोग ना, अभी कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं हूं फिर भी तुम फंस गए। चलो, ये हमने बातें किया कि चेंज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, इसी पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। अभी हम और जान लेते हैं। ध्यान दो इधर, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे स्पीड में भी वैसे होता है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एवरेज रेट का मतलब ये हुआ कि किसी टाइम इंटरवल में, जैसे अब हमसे बोला गया तो मैं यहां से मीरज जा रहा हूं, तो यहां से मीरज बाइक से अगर मैं जा रहा हूं तो वहां का स्पीड बताओ, तो यहां से मीरज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई यहां से मीरज जाने में मुझे टाइम कितना लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज। लेकिन किसी ने पूछा जैसे मैं चंदुका का क्रॉस किया तब का स्पीड बताओ, यानी उस इंस्टेंट पे बताना है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे हमसे बोला गया कि 20 सेकंड में बताओ, 20 सेकंड में स्पीड बताओ, कोई बाइक जा रही है तो 20 सेकंड में स्पीड बताओ, दैट इज नोन एज एवरेज। और कोई बोला कि 20वें सेकंड में बताओ, 20वें सेकंड पर बताओ, दोनों में डिफरेंस है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट। तो 20वें सेकंड पे बताने का मतलब ये हुआ कि तुम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहे हो, और 20 सेकंड पे बताने का मतलब ये 20 सेकंड में बताने का मतलब हुआ तुम एवरेज बात कर रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है और कुछ का डिफरेंस नहीं है, तो बस डिफिनेशन लिख लो, पूछा भी जाता है। कि इसमें हम लिखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइन एज चेंज इन concentration, change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product in the time interval।
इसमें टाइम इंटरवल होता है, 20 सेकंड तक बताओ, 25 सेकंड तक बताओ, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा जो अभी भी लिखते आ रहे हैं, यानी जो हम अभी लिख रहे थे ना सब कुछ रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम एवरेज के बारे में बातें कर रहे थे। और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब हुआ इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट मतलब उस सेकंड पे बताना है, जब मैं चंदू का क्रॉस कर रहा था तब का बताना है, इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी, यानी यहां डेल्टा को चेंज कर दिया जाता है डी, डिफरेंशिएशन। मालूम है ना, डिफरेंशिएशन स्मॉल चेंज होता है। तो स्मॉल चेंजेज मतलब टाइम, जैसे मैंने बोला कि चंदू का क्रॉस कर रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम तो लेगा ना, 2 से 3 सेकंड का तो टाइम लेगा ना। तो उस स्मॉल चेंजेस टाइम में, तो 20वें सेकंड का मतलब 20 से 21 22 कहते कहते तो हो जाएगा 20 से 21 22, तो उतना डिफरेंस मान के चलेंगे इंस्टेंट है, यानी स्मॉल चेंजेस। और जहां ज्यादा चेंजेस होगा डेल्टा, जहां कम चेंजेस होगा वहां डी। तो हम लिखेंगे कैसे दोनों को, एक मैं लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, तुम दोनों लिखो कैसे। न्यूमेरिकल्स दोनों एक तरह से बनाया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जहां इंस्टेंटेनियस बात करेगा कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये नहीं कि फिजिक्स की तरह समझ लेना कि डिफरेंशिएशन करना होगा, इंटीग्रेशन करना, वो सब कुछ नहीं करना है। सिंपल सा डेल्टा की जगह डी लिखना है, बात खत्म। और मैं एक लिख के दिखा रहा हूं और फिर हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। तो इसका न्यूमेरिकल एक ही जैसा अटेम्प्ट किया जाता है। तो लिख लिए होगे तुम लोग। तो हम यहां से बात किए कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम एक एग्जांपल तुम्हें मैं लिख के दिखा रहा हूं कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि N2 + O2 फॉर्म 2NO, इसका तुम लिख के दिखाओ। पहले न्यूमेरिकल्स बनाने की तो बात अलग है, तुम इसको लिख के दिखाओ कि कैसे लिखोगे, एवरेज रेट कैसे लिखोगे और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखोगे। तो मैं दोनों अब एक साथ लिख रहा हूं, देखना क्या दोनों में डिफरेंस आएगा। और न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका एक होता है, बाकी कोई इसमें डेल्टा के जगह हम डिस्प्लेस करके, तो हम यहां लिखेंगे कि एवरेज, अब रेट नहीं लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अब लिखेंगे एवरेज। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2, क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपन डेल्टा टी। वहीं अगर हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2, बस यहां पर डेल्टा का जगह डी लिख देंगे। न्यूमेरिकल्स भी हम एक ही तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगर हमें लिखना होगा एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O2, क्या लिखेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर हमें लिखना है इंस्टेंटेनियस, तो हम लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा dt, चेंज इन टाइम यानी स्मॉल चेंज। वहीं अगर हमें लिखना होगा कि एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, क्या लिखेंगे, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाय डेल्टा टी। वहीं अगर हमें लिखना होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, क्या लिखेंगे, प्लस DNO डिवाइड बाय dt। अगर हमें लिखना होगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू
change in concentration of O2 divided by delta T equal to 1 by 2 change in concentration of NO divided by delta T। वहीं अगर हमें लिखना होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लिखेंगे माइनस डी एन टू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी ओ टू अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस 1 by 2 डी एन ओ अपॉन डी टी। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, बस डिफरेंशियल में डिफरेंस है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं। डेल्टा का जगह अगर हम डेल्टा की जगह बस डी लिख देते हैं तो वही इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक हम इसको हम न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं डेटा के साथ। कुछ तो लॉजिकल क्वेश्चन हमने बनाए इस पे, अब हम इंस्टेंटेनियस भी समझ में आ गया और एवरेज भी समझ में आ गया। न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस पर मैं एक डेटा दे रहा हूं और डेटा से तुम क्वेश्चंस बनाओगे न्यूमेरिकल बेस पे। चलो दोनों न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, एक ही पे समझ में आ जाएगा। इसका न्यूमेरिकल आसान होता है, एक दो बार बनाओगे तो अपने इजी लगेगा। वो उसमें कुछ तुल तगाड़ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। सब लिख लिए ना? सबने लिख लिया ना? हटा दो इसको। चलो एक क्वेश्चन लॉजिकल करते हैं, फिर हम एक डेटाबेस वाला करेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन जो बता देगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट, जो बताएगा वो। लिखो, क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA YB log माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू log DB अपॉन DT प्लस 0.3 where negative sign indicate rate of disappear
disappearance of reactant. Then find x रेशियो y. मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दूंगा, नहीं तो 1 by 1 तुम सब बोलने लगोगे. तो ये जो है d, ये इंस्टेंटेनियस है, तुम उसको डेल्टा भी लिख के बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं तुम्हें अगर बताऊं क्या, अगर तुम्हें लॉग माइनस, अब ये डिफरेंशिएशन वगैरह मत करने लग जाना, तुम इसके जगह पे डेल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम इस पे भी बना सकते हो. लॉग डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी प्लस 0.3. तुम चाहो तो इस पे भी बनाओ या इस पे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. इस पे भी बना दो, कोई फर्क आ जाएगा. डी के जगह डेल्टा लिख दो, एवरेज पे बना दो. हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है बस. क्या रेशियो आएगा मीका? हम्म, तो 3-4 जने का सही हो गया. मीका का भी सही है, संस्कृति का भी सही है, जितेश का भी सही है, निधि का भी सही है, संस्कृति का भी सही है. अच्छा बात है. चलो आगे आंसर 2 आएगा, 2:1 आएगा. कैसे आएगा ये? तो इससे बनाओ या इससे बनाओ, कैसे बनाएंगे इसको? हम इसको लिखेंगे हम -1/x चेंज इन कंसंट्रेशन dA अपॉन dt इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 1/y dB अपॉन dt लिखेंगे ना. चाहे डेल्टा लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब क्या करना है, मैंने इसको ऐसे लिखा. अब टेक लॉग बोथ दी साइड, टेक लॉग बोथ दी साइड. इधर भी लॉग ले लो, इधर भी लॉग ले लो. माइनस लॉग dA अपॉन dt इक्वल टू, ये 1/x है ना, वन अपॉन एक्स लॉग 1/y dB अपॉन dt अब क्या करेंगे, अब इसको हम लॉग से सोल्व करेंगे. अब इसको हम लॉग से सोल्व करेंगे. या ऐसा करते हैं, थोड़ा सा लॉग से सोल्व करने के पहले इसको इधर लेके चले जाते हैं. माइनस dA अपॉन dt, इसको इधर लेके चले जाओ, x अपॉन वाई dB अपॉन dt. थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और अगर कोई मतलब नहीं है. इसको इधर लेके चले जाओ, अब लॉग ले लो, टेक लॉग बोथ साइड, माइनस लॉग
डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू डी बी अपॉन डी टी। अब देखो यहां पर m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दो, ये m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दो, तो माइनस लॉग, ये तो वही वाला टर्म है ना, माइनस यहां लिखो या यहां लिखो, बात देखिए, बात एक ही कैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं लिखो जहां है, लॉग माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू m इंटू एन का फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग डी बी अपॉन डी टी प्लस ये m मान लो, ये n मान लो, तो लॉग x प्लस अपॉन वाई। अब तुम इस फॉर्मूले को और इसको कंपेयर करवा दो, ये सेम है, ये सेम है, और इसके बराबर ये है, मतलब यहां पर ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू ये होगा, तो हम यहां से कंपेयर जब करवा देंगे तो लॉग x अपॉन वाई के वैल्यू क्या आ गया 0.3। तो मैं तुम लोग से कई बार बता चुका हूं कि एक तरफ लॉग हो एक तरफ है, तो हम log 3 किस log का वैल्यू 0.3 आता है, तो याद है log 2 का वैल्यू 0.3 आता है, log से log कैंसिल कर दो, x अपॉन वाई का वैल्यू आ गया 2, यानी 2:1। अवस्थी में नहीं था ना क्वेश्चन, ये लोग इतना जल्दी बना कैसे दिए थे। डायरेक्ट इक्वेशन में लॉग कैंसिल कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आता है, गलती नहीं है, लॉग से लॉग कैंसिल कर दो। डायरेक्ट इक्वेशन से चलो, तो इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल बेस पे, जो अभी तक पढ़ाया, तो न्यूमेरिकल बेस का क्वेश्चन लिखेंगे n2 प्लस 3s2 क्या बना 2ns3। क्वेश्चन में लिख रहा है द रेट ऑफ disappearance of nitrogen, the rate of disappearance of nitrogen is 0.02 mole per liter second inverse. What is rate of appearance of ammonia? What is, पहला लिखना है rate of disappearance of हाइड्रोजन, सेकेंड लिखना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, थर्ड लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। चलो 3 निकालो जल्दी से, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हुआ, तो तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। ये जो 3-4 लॉजिकल करवाया ना, वो क्वेश्चन
तो ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें इसी टाइप का देखने को मिलेगा। चलो आंसर आ गया, संस्कृति का, प्रगति का, निखा का, सॉरी निधि का। ये टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत इजी लगेगा। और 20 मिनट टाइम है, आराम आराम से बनाओ, इतना फास्ट मत बनाओ। मैं भी बैठ लेता हूँ। सब बनाओ सारे आंसर, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, केवल 4-5 स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। विशाल कोहली जल्दी आंसर बताओ। लेकिन मिहिका का आंसर और निधि का आंसर दोनों का डिफरेंस है। एक बार मिहिका देखो माइनस लगाई हो गया, तो वो माइनस कहां से आ जाएगा रिएक्शन। अच्छा, रेट में तुम्हें माइनस नहीं लिखना है। एक बात ध्यान रखना कि जब तुम रेट लिखो तो माइनस मत लिख देना। स्पीड कभी माइनस में होता है क्या? माइनस केवल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो रिएक्टेंट है। कहीं माइनस में आंसर मत लिख देना कि -3.2। माइनस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन फॉर, वो इंडिकेट करता है कि इट इज रिएक्टेंट, बस उसका उतना ही रोल है। माइनस में स्पीड थोड़े होता है। माइनस हटाओ वहां से मिका। चलो बनाता हूं मैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। पहला इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। चलो मैं इसको हटा दूं। अब ध्यान दो कैसे निकाला जाए। तो मैं पहले एक बार पूरा प्रोसेस से बता दे रहा हूं, अगला बार से शॉर्टकट से मतलब डायरेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे एवरेज लिखो या इंस्टेंटेनियस लिखो। हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ N2 इज माइनस, जो लिखना है वो लिखो, डेल्टा लिखना है, dt लिखना है, N2 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे dt ही लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन। ये इतना मैं लिख दिया ना, ये बोर्ड लग रहा है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग ये लिख रहे हैं हम, तो ये बोर्ड में तुम्हें पूरा ऐसा ही लिखना पड़ेगा।
अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 0.2, इसका वैल्यू दिया है, इसका अगला बार से मैं सब डायरेक्ट लिखूंगा, इसका वैल्यू दिया है और कह रहा है कि इसका निकालो और इसका निकालो और रिएक्शन का निकालो। इसका दिया गया है, इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो ध्यान देना, हमेशा ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक का दे देता है और बाकी का पूछ लेता है। तो जब एक का देगा और बाकी का पूछेगा तो हमें इक्वल टू पे जाना पड़ेगा, यानी हमें निकालना है इसका, लेकिन हम जाएंगे इक्वल टू पे, क्योंकि एक का दिया जाएगा दूसरा का निकालना है तो कोई ना कोई इक्वल टू में आना चाहिए ना। तो हमें इसका निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इक्वल टू पे गए, चाहे तुम इसको इक्वल कर दो चाहे तुम इसको इक्वल कर दो, मैं इस दोनों को इक्वल कर दे रहा हूं, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे का वैल्यू 0.02 है, नहीं कि माइनस हटा देना है और लिख देना है -0.2। रेट ऑफ रिएक्शन का भी माइनस में नहीं लिखा जाता है। दूसरा बात यह है कि माइनस ओनली इंडिकेशन फॉर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी माइनस ये बताता है कि वो रिएक्टेंट है, ठीक है, प्लस ये बताता है कि प्रोडक्ट है। तो इसके बदले हमने रिएक्टेंट लिख दी, ये पूरे के बदले 0.02 है। हमें इसका निकालना वैल्यू, हमें एक चीज ध्यान देना, हमें इसका वैल्यू नहीं निकालना है, हमें केवल इसका वैल्यू निकालना है, इसका। ये तो कोएफिशिएंट हमें काम का नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई मार दो, इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.06 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.06। ये किसका वैल्यू आ गया, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसका माइनस के साथ आंसर आया, इसको माइनस नहीं लिखना है, हमें इसका वैल्यू बताना है पूरे का माइनस के साथ का। बस बन गया इसका आंसर, कितना आसान है ये। अब तुम इस दोनों को इक्वल कर दो या इस दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि ये भी मालूम चल गया है, तो जिसका मर्जी उसका इक्वल कर दो, जिस दो का मालूम है। चलो इसको इक्वल कर देते हैं, इसका निकल जाएगा। तो माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, ये प्लस लिख देंगे, प्लस है, प्लस रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। माइनस इस बात को इंडिकेशन करता है कोई रिएक्टेंट है, बस इसी से मतलब है। इस पूरे का वैल्यू माइनस के साथ इसका वैल्यू है 0.02 और इसका वैल्यू, तो याद रखो इसका हमें वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना, नहीं कि 1/2 का मत बोल देना, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 0.02 इंटू 2 ये आ जाएगा, प्लस ये इधर से मल्टीप्लाई कर दिया मैं, तो इसका वैल्यू आ गया 0.04। ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, कितना जल्दी आंसर आ गया। तो उतना लिखने की हमें जरूरत भी नहीं था, एक बार ये लिखते और हमारा आंसर आ जाता, ये सब लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो चाहे तुम इसका वैल्यू निकालो, चाहे इसका वैल्यू निकालो, चाहे इसका वैल्यू निकालो, सब तो बराबर ही है, तो किसी से निकाल दो। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर है, तुम करके देख लो, इसमें ये जो वैल्यू है इसमें 3 से डिवाइड मारोगे इसके बराबर आ जाएगा, इस वैल्यू में 2 से डिवाइड मारोगे इसके बराबर आ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आ जाएगा 0.02। सबको समझ में आ गया होगा, और ये न्यूमेरिकल समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी में पूछता है, और इस न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है, एक डेटा देगा दूसरा डेटा निकालना है। तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन इस रेट से कंज्यूम होगा, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन 0.02 के स्पीड से कंज्यूम होगा, हाइड्रोजन इस रेट से कंज्यूम होगा 0.06, यानी इसके जस्ट 3 टाइम्स। इसीलिए तो बोला जाता है कि ये अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 3 मोल कंज्यूम होगा, यानी इसका स्पीड तिगुना है, 3 टाइम्स है। तो ये 0.02 है तो ये 0.06 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स देखो आगे। और ये बोला जाता है कि ये अगर 1 कंज्यूम होगा तो ये 2 बनेगा, तो देखो इसके स्पीड का ये 2 टाइम्स है, अगर ये इतना कम हुआ तो इतना बना है।
इसलिए जब तुम्हें स्टार्टिंग में मोल एनालिसिस पढ़ाया जाता है और जब ये रिलेशन बताया जाता है तो उस समय नहीं आ पाता है तुम्हें। अब बिल्कुल देख भी सकते हो तुम कि कैसे ये आ रहा है। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल्स और देते हैं छोटा सा। क्या कंसेप्ट पढ़ाऊं? कंसेप्ट पढ़ा दे रहा हूं, एक न्यूमेरिकल कर लोगे ना ऐसा। अब देखो यहाँ पर सेकेंड कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ स्पीड के बारे में बात किए कि एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, न्यूमेरिकल एक दे रखा है, दूसरा कैसे निकालोगे, और घर पे इस टाइप के क्वेश्चंस देख देख के बनाना, कम से कम 10 क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करके आना इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि हमने चेंज इन कंसंट्रेशन के बारे में बात किया। अगर मान लो हमारे को सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में है, ठीक है, मान लो ए गैसियस फेज में है और बना बी कोएफिशिएंट भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों स्पीसीज गैसियस फेज में है तो इसका हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसएपियर ऑफ यहां 2 लगा दो, डिसएपियर ऑफ ए इक्वल टू माइनस डी लगाओ या डेल्टा लगाओ, डी ए अपॉन डी टी, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी, यहां कोई एफिशिएंट यूज नहीं करेंगे, बी अपॉन डेल्टा टी डी टी। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डीबी अपॉन डी टी। हम इस रेट को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखे, चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन मान लो तुमसे क्वेश्चन में प्रेशर के टर्म में दे रखा है, तो उस समय तुम कैसे लिखोगे प्रेशर के टर्म में? तो हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसएपियर ऑफ ए इक्वल टू माइनस चेंज इन प्रेशर ऑफ ए, तो यहां मैं पी ए लिख रहा हूं, तो जहां तुम कंसंट्रेशन होगा उसके जगह पे तुम प्रेशर लिखोगे। तो चेंज इन, ये कंसंट्रेशन ए वाला सिंबल हटाते हैं, चेंज इन प्रेशर अपॉन डी टी कितने टाइम में, तो डीपीए अपॉन डीपीटी, सॉरी डीटी, तो वहां कंसंट्रेशन हट जाएगा। लेकिन अगर डिस्कशन करेगा तब वो किस टाइप का डिस्कशन किया है, वो कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है या प्रेशर के रिगार्डिंग बात कर रहा है, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। तो हम यहां लिखेंगे रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी, क्या लिखेंगे, प्लस डी पी बी अपॉन डी टी, कितना प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ और कितने टाइम तक इंक्रीमेंट हुआ। हाँ, यहाँ पर 1/2 करेंगे, गलती हो गया, 1/2 करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी पी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 डी पी बी अपॉन डी टी, यानी हम यहां प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं। तो एक बार कंसंट्रेशन के टर्म में लिखे और एक बार प्रेशर के टर्म में लिखे। तो हेडिंग क्या लिखोगे, इफ reactant and product are in gaseous phase, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लेना है, कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर ले लेना है। Concentration is converted into pressure.
अब ध्यान देना, मान लो रिएक्शन है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट और गैसियस फेज में हो, अगर कंसंट्रेशन नहीं लिखा है तो हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के भी टर्म में लिख सकते हैं, हम इसको कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेशर के भी टर्म में लिख सकते हैं, और हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को मोल के भी टर्म में लिखते हैं। तो मोल के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन वो लिख दिया हमने, इन द टर्म ऑफ प्रेशर वो भी लिख दिया, इन द टर्म ऑफ मोल तो बस वही लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ ए इक्वल टू माइनस डी एन ए, मोल को हम एन से लिखेंगे, और डी टी, और रेट ऑफ appearance of B इक्वल टू प्लस डी एन बी अपॉन डी टी, और हम यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी एन ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी एन बी अपॉन डी टी। तो बस तुम्हें कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन के टर्म में क्वेश्चन में दिया है तो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखो, प्रेशर के टर्म में दिया है तो प्रेशर के टर्म में लिखो, मोल के टर्म में दिया है तो मोल के टर्म में लिखो। जिस टर्म में तुम्हें लिखना है, क्वेश्चन में डिस्कस है, उस टर्म में लिखना है, लिखने का सब तरीका एक ही है, इसलिए ये टॉपिक आसान हो जाता है। ये भी वही वैसे लिख रहे हो, ये भी वैसे लिख रहे हो, और कंसंट्रेशन भी वैसे लिख रहे हो, बस रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। कंसंट्रेशन के टर्म में कंसंट्रेशन लिया करते थे, प्रेशर के टर्म में प्रेशर ले रहे हैं, और मोल के टर्म में मोल ले रहे हैं। चलो, तो तुम लोग के लिए ये लिख लो, और एक क्वेश्चन तुम्हें मैं दे के जा रहा हूं, तो उसका आंसर मुझे कल बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बताना मेरे को, मैं क्वेश्चंस तुम्हें एक दे के अभी जा रहा हूं, और ईमानदारी से बनाना है, कहीं से देख के नहीं बनाना है। राइट डन क्वेश्चन, तुम लोग लिख लिए होगे सारे, सबने लिख लिया? लिखो क्वेश्चन, फॉर द gaseous reaction the rate is often expressed in the term of dp upon dt. Instead of dc upon dt or dn upon dt, where c is concentration and n is the number of mole hence relation between three expression is, पहला ऑप्शन है dc अपॉन dt इक्वल टू 1 by v dn अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन RT dp अपॉन dt। दूसरा ऑप्शन है dc अपॉन dt इक्वल टू dn अपॉन dt इक्वल टू dp अपॉन dt। तीसरा ऑप्शन है dc अपॉन dt इक्वल टू dn अपॉन dt इक्वल टू v अपॉन RT dp अपॉन dt।
और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिच। चलो नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे, ठीक है। और मेरा सॉरी